हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ये आखिरी केस स्टडी थी जिसकी हमने चर्चा की थी। आज बात को आगे बढ़ाएंगे। बाबू, हमने उस दिन ये समझ लो सिर्फ 7 केस स्टडीज की हैं। ठीक है जी। आज का टारगेट है कम से कम 22 तक पहुंचना। ठीक है जी। और उसके बाद बेटा एक और लेक्चर, फिर हम बची हुई सभी केस स्टडीज खत्म कर पाएंगे। बेटा, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले केस की। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद बेटा केस पढ़ लेते हैं। कहता है राधिका एंड वानी हु आर यंग फैशन डिजाइनर्स लेफ्ट देयर जॉब विद अ फेमस फैशन डिजाइनर चेन टू सेट अप अ कंपनी फैशनेट प्राइवेट लिमिटेड. They decided to run a boutique during the day and coaching classes for the entrance examination of NIFD in the evening. For the coaching center, they had a first floor of the nearby building. Their major expenses was the money spent on photocopying of notes for their students. They thought of buying a photocopier, knowing fully that their scale of operation was not sufficient to make full use of photocopier. In the basement of the building of Fashionate Private Limited, Praveen and Ramesh were carrying on a printing and stationery business in the name of Neo Prints Private Limited. Radhika approached Praveen with a proposal to buy a photocopier jointly, which would be used by both of them without making separate investment. Praveen agreed to this. बाबू, फिक्स कैपिटल में ना एक फैक्टर ऐड कर लो जिसने नहीं किया हुआ, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बेटा एनसीईआरटी में हेडिंग है। वैसे बेटा कोलैबोरेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है। बेटा कोलैबोरेशन का मतलब पार्टनरशिप से होता है। ठीक है ना बेटा। बाबू, अगर आपने फोटोकॉपियर मशीन अकेले नहीं खरीदी, किसी के साथ ज्वाइंटली खरीद लिया है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अचानक से ही आधी रह गई है। ठीक है ना जी। और मैं बोलूं, अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इस हिसाब से डिसाइड हुआ है कि आपने कहा भैया मेरी तो बहुत ही कम यूज है, आपकी स्टेशनरी का काम है, आपका प्रिंटिंग का काम है, आपका बहुत ज्यादा यूज है, हमारा कोलैबोरेशन ऐसे होना चाहिए 25-75 कि मैं 25% वैसे डालूंगी फोटोकॉपिंग मशीन में, आप डालोगे 75%, क्योंकि आप ज्यादा यूज करोगे, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो बेटा जिस हिसाब से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होगा उस हिसाब से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? ओके, बढ़ाएं बात को आगे। सिंपल फैक्टर था बाबू। काम की बात, काम का केस, और मैं तो चाहता हूं 2-4 और न्यूमेरिकल वाले केस आ जाए ताकि क्लैरिटी में और अच्छे से दे पाऊं आपको। कहता है के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। इट हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 lakhs. In the previous year, its EPS was 0.50. For diversification, the company required an additional capital of 40 lakhs. The company raised fund by issuing 10% debenture for the same. During the year, the company earned a profit of 8 lakh on the capital employed. It paid taxes 40%. कहता है स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेन्ड और लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईपीएस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। शो योर वर्किंग क्लियरली। बेटा कहता है क्लियरली बता दो शेयर होल्डर को फायदा होगा या नुकसान। मैं बता सकता हूं सर नुकसान होगा। मुझे नहीं पता आपने क्या किया, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था सीधा ईवीआईटी लिखना मत शुरू कर देना मुझसे, तो भैया ये काम होगा नहीं। मैं तो पहले आरओआई निकालूंगा। बेटा आरओआई क्या बताता है, क्या कमा रहे हैं हम, कितने रुपए लगाकर। बेटा उसने कहा कंपनी ने 8 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमाए। अगर याद हो बेटा, मैं आपको बता रहा था इसको हम अकाउंट्स में आरओसी भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ठीक है ना जी। बाबू 8 लाख रुपए आपने कमाए हैं इस साल में, कंपनी के लगे कितने हुए हैं भैया? शेयर कैपिटल तो पहले ही 60 लाख की लगी हुई थी। इस साल आपने 40 लाख रुपए और ले लिए 10% डिवेंचर से, मतलब करोड़ रुपए लग गए ना आपके। 60 पहले लगे हुए थे, 40 अब। तो बेटा आपने 1 करोड़ रुपए लगाकर, मतलब 100 लाख रुपए लगाकर 8 लाख रुपए कमाए। दैट मीन्स बेटा आप 8% कमा रहे हो आर, विच इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है मेरा। सर कभी फायदा होगा क्या ऐसी सिचुएशन में? हमेशा लोन लेने से नुकसान होगा ना, तो बेटा वो नुकसान साबित करना है। 1 मिनट में कर देंगे। अब भैया मेंटल थॉट तो क्लियर हो गया ना कि लॉस होने वाला है। अब तो भैया कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है।
और आप जस्टिफाई कर पाओगे उस कैलकुलेशन को। ठीक है ना जी बाबू, कैलकुलेशन फटाफट से मैं इनकी दिखा देता हूं। भैया ईबीआईटी आपका 8 लाख है, इंटरेस्ट रेट 40 लाख का डेट लिया आपने 10% पे, 4 लाख का इंटरेस्ट बचा 4 लाख, टैक्सेस दे दिए 40%, बचा 240। बेटा 60 लाख इक्विटी शेयर से लिए थे, 10 रुपए का एक शेयर, 6 लाख से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40 पैसे, पिछले साल 50 पैसे था, वो तो लॉस होना ही था, पता ही था। ठीक है जी बाबू, बी पार्ट भी था इस क्वेश्चन में, ऑल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट फेवर्स द इशू ऑफ डिबेंचर बाय द कंपनी एज द पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा 3 फैक्टर जो डिबेंचर का फेवर करते हो, मतलब डेट का फेवर करते हो। सर है, हमने डेट के 4 फायदे पढ़े हुए हैं भाई। फ्लोटेशन कॉस्ट का पहली हेडिंग लिख देना, फ्लोटेशन कॉस्ट। दूसरा बेटा टैक्स सेविंग का नाम एनसीईआरटी में टैक्स रेट है, परसों भी बताया था। आप क्या लिखोगे, टैक्स रेट, और फिर बेटा कंट्रोल। समझ में आती है बेटा बात, क्लियर? चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। वो सिंपल केस है, कुछ खास नहीं है इस केस में, 1 मिनट में आपको खुद से समझ में आ सकता है। बैच में मेरा एग्जांपल भी यही था, पढ़ना जरा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? सर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है ना, कंप्यूटर में बिकम ऑब्सोलीट सूनर देन फर्नीचर। मैं भी तो ऐसे ही बोलता था, कंप्यूटर जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है भैया, फर्नीचर में क्या टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर भी ऑब्सोलीट होने लगा। ठीक है जी बाबू, डायरेक्ट केस है ये, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्कस एनी 5 फैक्टर दैट विल हेल्प इन टेकिंग दिस डिसीजन। और बेटा अगर शुरू की 2 लाइन पढ़ लो तो क्या है, कंपनी ने 50 करोड़ का डिविडेंड बांटना है, तो बेटा फैक्टर फैक्टिंग डिविडेंड डिसीजन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आते भैया। अब ये तो बहुत बड़ा मुकालता है बाबू। इस क्वेश्चन में ना बुक का आंसर मत पढ़ना, बुक गलत है। मैंने खैर बहुत सारा कुछ तो लिख ही दिया है इसमें, एक बार आप पढ़ लो, लेकिन मुझे एक फैक्टर बताना है। ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन में एक फैक्टर ऐड कर लो, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है जी, ये फैक्टर है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, ऐड कर लो। समझाऊंगा मैं, एक बार आप पूरा केस खुद से पढ़ रहे हो, पूरा केस खुद से पढ़ो। तो वो केस पढ़ा अपने, बुक का आंसर देखोगे तो भैया विश्वास से उड़ जाएगा पढ़ाई से, पता नहीं क्या क्या ही लिखते हैं, कहां कहां से लिखते हैं। कहता है इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मेनी इयर्स। सर कई सालों से लगातार अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग दिखाई दे रहा है फैक्टर। आगे बढ़ाओ जी, यहां पर है देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी, कैश फ्लो पोजीशन इज आल्सो गुड, कैश फ्लो पोजीशन। बेटा कहता है गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, 3 एडिक्ट। कहता है इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव इन द क्वालिटी एंड द इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस। It has many shareholder who prefer to receive a regular income from their investment. Shareholder preferences ऐड करा चुका हूं ना, शेयरहोल्डर प्रेफरेंसेस पहले एडिंग, ये काम की बात है। खैर मैं बता देता हूं बेटा, जब भी कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, सर बैंक से लोन लेने में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में ना कुछ चेंजेस रहते हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब आप लोन लेते हो तो बेटा वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं 2 आपके ऊपर। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि बेटा कॉमर्शियल बैंक से आप कुछ करोड़ तक के लोन की बात कर सकते हो, जब हजारों करोड़ों में लोन की बात आती है तो आपको अप्रोच करना पड़ता है एक ही चीज को, बेटा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहली बात। और जब आप कई हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ का लोन मांगते हो तो बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके ऊपर 2 रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। पहली रेस्ट्रिक्शन कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन तो लोगे, लेकिन उनका एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगा जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठेगा, जिसको नॉमिनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलोगे आप। हमेशा बोर्ड मीटिंग में जाएगा, हमेशा सुनेगा डायरेक्टर क्या करते हैं पैसे का, देखेगा कहीं आपके पैसे बेरान ना हो जाए। इतनी ह्यूज अमाउंट लोन मांगी है तो बियर करो। दूसरी बात बेटा, ये वैसे 11th का मुद्दा है जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात बेटा, ये जब लोन एग्रीमेंट साइन होता है तो लोन एग्रीमेंट में एक वो डाल देता है क्लॉज, इसी को बोल रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। उस क्लॉज में क्या लिखा होता है?
उस क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी ने अगर प्रॉफिट जनरेट कर भी लिया तो आप बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अप्रूवल के डिविडेंड नहीं बांटोगे। लाख करोड़ उसके लिए, उसके पैसों से धंधा चला रहे हो, उसके पैसों से अगर कुछ कमा लिया तो डिविडेंड बांटते रहोगे, राजा बन के घूमोगे, फिर तो तुम सब कुछ कर लोगे। लाख करोड़ तुमने उसका देना है भैया, बिना मुझसे से डिविडेंड नहीं बांट सकते। जो कुछ कमा रहे हो वो तो कह रहा मुझे ही दो पहले तो वापस। इसे ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्स्ट्रेंट लगाना। समझ आती है बेटा बात? अब पढ़ दो, शायद ये बात मैं क्लियर कर पाया हूं। ठीक है, क्लियर? बढ़ना है आगे, चलो जी बाबू। अब अगले 5 क्वेश्चन 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, समझ लो बेटा ये कैसे खत्म करने हैं अगले 5 क्वेश्चन। बेटा कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कोई पर्सन है ये बिजनेस रन करता है, उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दो। भैया वो जो भी बिजनेस रन करता है, आप नेचर ऑफ बिजनेस तक पहुंच जाओ। जैसे इसने कहा अमित इज रनिंग अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अर्निंग अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू द इंडस्ट्रीज, स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी लेस और मोर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। भैया उसने पूछा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है या कम है? भैया एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस? सर्विसेज है, सर्विसेज में बेटा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा कम होती है। याद करो कंक्लूजन। क्यों? सर्विसेज को इन्वेंट्री की क्या जरूरत है? भैया मैंने अपने एग्जांपल दिया था अगर याद हो आपको वर्किंग कैपिटल में, कि मुझे बाबू वर्किंग कैपिटल में क्या चाहिए? एक रेंट चाहिए, एक थोड़ा सा सैलरी के वैसे, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्या चाहिए? याद है ना? मैंने कोई इन्वेंट्री तो मेंटेन करनी नहीं कि मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, मेरी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है। 5 क्वेश्चन है बैक टू बैक, समझ में? एक मैंने बता दिया, अगले आपको पढ़ने हैं। अच्छा ठीक है, चलो जी देखते हैं बेटा। आराम से पढ़ना, बिल्कुल आराम से, पहले पूरा केस पढ़ दो, जल्दी मत करना। वो परचेज और सेल ऑफ आइसक्रीम, मतलब ट्रेडिंग में हो, और क्या पूछा था? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सर कम होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद वो कह रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी खुद की आइसक्रीम फैक्ट्री, मतलब अब आप मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हो। तो बेटा अगर मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर, कोई भी 2 फैक्टर लिख देना। ठीक है जी, चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। पढ़ना जी केस। बेटा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अगेन सर्विस सेक्टर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछी गई है कम। आगे पूछा गया फर्दर अमर वांट टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई हिज ट्रांसपोर्ट बिजनेस, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर दैट विल अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल। वो तो कहता है कोई भी 2 लिख दो, पर मैं कहता हूं अगर आपने ये बात बोल ही दी है मैं तो यही फैक्टर बना दूंगा। आपने कहा एक्सपैंड कर रहा है बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा रहा है, आपने बोला डाइवर्सिफाई कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन, मैं तो यही 2 फैक्टर लिख दूंगा फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने के। ठीक है जी, फिर नहीं हो पता, फिर क्या होता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन तो एज इट इज रह जाता है, डाइवर्सिफिकेशन में भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वर्किंग में भी चाहे, क्योंकि सेम रॉ मटेरियल तो नहीं होगा ना। मान लो आप अभी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करते हो, ये आपका बिजनेस है, और कल को आप सोच रहे हो कि मैं मेडिसिन बनाऊंगा, तो भैया डाइवर्सिफिकेशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों का रॉ मटेरियल कोई सेम थोड़ी है। टेक्सटाइल और मेडिसिन रॉ मटेरियल इज नॉट द सेम, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। नहीं, जब उसने तो ये कह दिया एनी 2 फैक्टर, वो तो नहीं कह रहा कि ये लिखो, मैंने तो ऐसे उठा दिया। किसकी? बाबू सर्विस सेक्टर है वो, इन्वेंट्री तो नहीं मेंटेन करनी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। अगर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात है, उसने ये भी बोल दिया ना कि वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है ट्रांसपोर्ट बिजनेस से, मतलब कोई दूसरा बिजनेस खोलना चाह रहा है ना। डाइवर्सिफिकेशन पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट तो बढ़ती है ना, बस तो नहीं चलेगी ना हर जगह पे, धंधा कुछ भी कर रहे हो आप चेंज। ठीक है जी, चलो बढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहां पर बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, बात वही है, एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है।
ठीक है जी। लेकिन अगर गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में हो आप, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। लास्ट वन पढ़ना फटाफट से। बाबू वेयर हाउसिंग बिजनेस, अगेन सर्विस सेक्टर है, बाकी तो हो ही गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। अच्छा केस, बढ़िया सिंपल और बढ़िया पढ़ना। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना, अगर दो से ज्यादा झेल पाओगे तो तीनों पढ़ लेना। रिक्वायरमेंट पढ़ी, तीनों पढ़ ली। चलो केस पढ़ते हैं एक बार, फटाफट से पढ़ना है जरा। चलो बेटा आखिरी की चार लाइन पढ़कर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी भाषा ही बोल रहे हो। आखिरी की चार लाइन, he wants her that she should always invest time in identifying different available sources of finance and comparing them in the terms of their cost and the associated risk। सर याद है मैं एक बात बोला करता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि अच्छी जगह से पैसा लेना और अच्छी जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करना। और अच्छी जगह क्या होती है पैसा लेने की? बेटा डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज, जहां से भी पैसा मिल सकता हो, कंपेयर करो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिस्क एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। यहां से सबसे कम सबसे सस्ता लगे आपको, वहां से पैसा रेस करो और कहां इन्वेस्ट करो, वेयर रिटर्न इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। देख लो बेटा ये दोनों बातें जो मैंने अभी पढ़ी, ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट की बात है, और बेटा आखिरी दो ऑप्टिमम यूसेज की। कहता है सिमिलरली द फाइनेंस नीड टू बी इन्वेस्टेड इन द मैनर दैट द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट exceeds the cost at which procurement has taken place। ठीक है ना, रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि बेटा जिस कंसेप्ट की बात चल रही है वो कंसेप्ट बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और बेटा अगर इसके की ऑब्जेक्टिव को मुझे बताना है तो आपको याद होगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही था, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है ना। और बी पार्ट कहता है नेम एनी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो किससे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, which reflect the financial health of a business। सर लिख दोगे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हो गया खत्म। पढ़ो जी, रिक्वायरमेंट पढ़ना चार चार हैं, जितनी झेल पाओ उतनी। वैसे बता देता हूं इन दोनों रिक्वायरमेंट का केस से कोई लेना देना नहीं है, तो पहली और चौथी पढ़ ही लेंगे, इकट्ठे ही पढ़ते हैं सारी। फर्स्ट वन, comment upon the working capital requirement of GOM Private Limited with the help of the factors stated in the above para। पढ़ेंगे भैया जब पढ़ेंगे। कहता है what kind of risk is the business subject to if it's unable to meet its fixed obligation। financial risk, financial risk तो होता है बेटा inability of firm to pay its fixed financial charges like interest and the principal amount। ठीक है ना जी। अब वो सी पार्ट, why is debt is considered to be the cheapest of all sources ड्यू टू टैक्स सेविंग, क्योंकि वो टैक्स सेव करा कर देता है, इसलिए वो डेट को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोला गया। एंड लास्ट वन, नेम एंड एक्सप्लेन द डिसीजन दैट डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एन एंटरप्राइज। केस नहीं पढ़ने की बात। सर कौन सा डिसीजन है जो इन बातों से इफेक्ट होता है कि कितनी कॉस्ट आ रही है और कितना फाइनेंशियल रिस्क है? फाइनेंसिंग डिसीजन। उसमें तो सोच रहा होता हूँ कितनी कॉस्ट आएगी, कहां से पैसा लूं, उसमें तो सो रहा तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क ओवर ना हो जाए। तीन बातों का केस से कोई लेना देना नहीं था। सर ये वाली बात मैंने पढ़ाई हुई है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 1 मिनट की बात है बस पढ़ना। बेटा केस पढ़ा, मैंने समझाया था उस दिन लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देके यही बात। बेटा अंधाधुंध क्रेडिट दे रहे हैं, कहता है उन्होंने इनिशियली लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करी। लिबरल क्रेडिट मतलब जो मर्जी आओ जितना मर्जी उधार ले जाओ। अरे इतना आसानी से उधार दोगे तो बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बढ़ी जाएगी ना। आप दुकान पे 10 लाख का सामान लेकर आए, आपने कहा कोई नहीं जो मर्जी जितना मर्जी उधार ले जाओ। 10 कस्टमर है, 20 कस्टमर है, 10 लाख का माल साहब, फिर लेके आ गया 10 लाख का। सर लेते हो, अगर इतने आसानी से उधार बांटोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। फैक्टर अफेक्टिंग यहां पर क्या होगा? क्रेडिट अलाउड। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे।
आप पढ़ोगे एक बार रिक्वायरमेंट भी और केस भी, जो समझ नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। स्टार्ट। केस करने से पहले बताओ, सी पार्ट का आंसर तो क्लियर है ना? कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जो डेट का फेवर करते हैं? अभी तीन बताए थे ना, फ्लोटेशन कॉस्ट, टैक्स रेट, कंट्रोल, तीनों फेवर करते हैं ना, कोई दो तो लिख ही देंगे। बाबू ए और बी के पार्ट का आंसर आपको ढूंढना है, वो ढूंढ लेना, केस पढ़ लो। चलो बेटा, ए पार्ट का आंसर क्या है? कौन से दो डिसीजन की बात चल रही है? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की और फाइनेंसिंग डिसीजन की। भैया वो दो नए अम्यूजमेंट पार्क खोल रहा है भैया, इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहा है, और कहां से पैसा आएगा यही तो सोच रहा है। ठीक है, ईपीएस क्यों गिर रहा है? आरवाइज लेस देन इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, चलो जी, मैंने वैसे आंसर लिखे हुए हैं, बस आपको केस ही पढ़ना है। पहले रिक्वायरमेंट देन केस। बेटा कल हो चुके हैं ना दोनों डिस्कस, एक कल हो चुका सॉरी, एक आज करा। बाबू वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ दुकान मिलकर खोल रहा है। सर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करते ही धंधा आधा आधा करना पड़ गया इन्वेस्टमेंट में। ठीक है जी, और उसके बाद बेटा कहीं ना कहीं रेंट पे दुकान ले रहे हैं, तो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव है, फिक्स कैपिटल तो लग ही नहीं रही। ठीक है ना, इसने कुछ सीख लिया जिंदगी से। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, ब्रदर इन लॉ। चलो जी बेटा, केस पढ़ना आप। ठीक है जी, और एक चीज का मैं डिस्कशन करूंगा बस इसमें, नया फैक्टर कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय अर्न, यानी कि इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग या डिविडेंड में से एक सोचना है। आइडेंटिफाई द थ्री फैक्टर मेंशन्ड इन द पैरा व्हिच आर लाइकली टू अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तीन में से दो आपको पता है, एक बताना है मैंने, एक बार फटाफट से पढ़ लो। तो पढ़ा किस? पर्सन मैसूर जा रहा है, मैसूर में बेटा अगरबत्ती बनाने के सभी रॉ मटेरियल रेडीली अवेलेबल है। ठीक है जी, उसने वो चीज देख भी ली, सब कुछ देख लिया बेटा, और उसको पता लगा जिन प्रोड्यूसर से वो अदर रॉ मटेरियल खरीदने वाला है वो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं। साथ ही साथ उसने देखा अगरबत्ती बनाने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है। बेटा अगर प्रोड्यूसर ऑफ अदर रॉ मटेरियल लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, मतलब आराम से उधार मिलता है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो कम हो गई ना। मुझे क्या करना है? उधार लेकर आना है, नगद बेचना है, बाद में उतारता रहूंगा। मैंने अपना क्या लगाया बिजनेस में? कुछ भी नहीं। सर हेडिंग है यहाँ पर क्रेडिट अवेल्ड। सर समझते हो ना क्रेडिट अलाउड और अवेल्ड में फर्क? अलाउड मतलब आपका क्रेडिट देना, और बेटा क्रेडिट अवेल्ड का मतलब आपको क्रेडिट मिलना। क्रेडिट अवेल्ड सर प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? रॉ मटेरियल से WIP, फिनिश गुड्स, उधार पर बिकना मतलब डेटर और कैश, ये एक साइकिल प्रोडक्शन साइकिल है। सर जल्दी जल्दी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो भैया जितना छोटा प्रोडक्शन साइकिल उतनी कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। याद होगा लिकर का एग्जांपल दिया था वैसे। दो बातें। तीसरी बात सर बड़े काम की बात, बेटा यहां पर एक हेडिंग, एक और फैक्टर ऐड होगा वर्किंग कैपिटल में, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं आप सहारनपुर सिटी में बैठकर हौजरी गुड्स बना रहे और इतना हौजरी का रॉ मटेरियल यहां पर मिलता है कि कोई अंत नहीं है, तो सर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सच में बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि बेटा आपको ज्यादा स्टॉक खरीद के करना क्या है? लोकली तो मिलता है, 2 किलोमीटर दूरी तो मिलता है, थोड़ा सा खरीदो, बनाओ, बिक जाए और खरीद लो। और मैं कहूं बेटा नहीं, आपका रॉ मटेरियल तो दिल्ली से आता है, तो सर फिर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली रोज नहीं जाया जा सकता, फिर आप क्या करोगे? लाखों का माल एक बारी में खरीद कर लेकर आओगे। सेम बात इसके लिए, भैया मैसूर में ही जाकर अगरबत्ती बना रहा है, सारा रॉ मटेरियल मैसूर के अंदर ही मिलता है, तो भैया अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इतना इजी है तो बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है। थोड़ा सा बनाओ, बिक जाए और ले आओ, बराबर नहीं तो मिल रहा है रॉ मटेरियल। लेकिन अगर मैं कहूं अगर मिल ही रहा है बेटा 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर, तो बेटा आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचुरली बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि 200-250 किलोमीटर दूर रोज नहीं जाया जाएगा। क्लियर है बेटा बात?
समझ में आती है? चलो जी, 22 का टारगेट था, टारगेट डन है। वैसे तो वो एक न्यूमेरिकली करा दिया जाए। अच्छा, आपसे ही करा दिया जाए, मैं क्यों करूं, क्योंकि मैंने तो बड़े न्यूमेरिकल कर दिए। एक न्यूमेरिकल कर दो, एनफ टाइम है, अभी 7-8 मिनट है। बाबू ये करना न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल करो, करो करो। आकाश लास्ट आज के लिए रखते हैं इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।